दोस्तों नमस्कार। सामान्य अध्ययन के लिए ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। आपके जितने भी परीक्षाएं होनी है यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पी एस सी, सब में ये जीएस का जो जीएस के ये वीडियोस हैं वो काम आएंगे। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप बृहद कोर्स अगर संपूर्ण कोर्स करना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आपके लिए उपलब्ध है। आप सब्सक्रिप्शन वहाँ पे ले सकते हैं। 1 महीने से लेकर 24 महीने तक का सब्सक्रिप्शन है। फ़ायदा ये होगा कि इसमें आपको एक विषय ही कई टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं मेरा UD10, ये UD10 रेफरल कोड है, तो आपको 10% फीस में डिस्काउंट मिल जाता है। फीस वैसे ही बहुत कम रखी है अनअकैडमी ने, पूरे 2 वर्ष की 9100 फीस है मात्र। और आपको एजुकेटर्स मिलते हैं अच्छे, जो सिलेबस की संपूर्ण तैयारी A to Z तैयारी करवाते हैं आपको। और आप वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, विकल्प आपके पास बहुत मौजूद हैं, तो आप अवश्य ये लाभ लें। और कोई अन्य जानकारी इससे संबंधित लेनी हो तो हमारे जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 9453775039 पे संपर्क करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। सही सुमेलित नहीं है, विभिन्न घाटियों का नाम दिया है और किस देश से संबंधित है पूछा है। तो रैबिड घाटी इंडोनेशिया, हेम्बर घाटी कनाडा, पंजशील घाटी अफगानिस्तान, प्लीजेंट घाटी यूएसए। जो कई बार से यूपीपीएससी दे रहे होंगे उनको पता होगा कि रैबिट और प्लीजेंट बार बार कई बार पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे इसको रट लिया यूपीपीएससी को 1-2 साल में देना ही देना रहता है। ये दोनों ही यूएसए में स्थित हैं दोस्तों, याद रखिएगा। रैबिड घाटी, प्लीजेंट घाटी दोनों ही यूएसए में स्थित है। तो पहला ही गलत है, इंडोनेशिया में नहीं यूएसए में है, कोलोराडो राज्य में। बाकी हेम्बर घाटी कनाडा में है, पंजशील तो ये भी पूछा है 1-2 बार, अफगानिस्तान में है, और प्लीजेंट घाटी यूएसए में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सुमेलित नहीं है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं। अवशिष्ट पर्वत क्या होता है? बचा खुचा। अवशिष्ट मतलब क्या होता है? बचा खुचा। ठीक है, तो बहुत कोई पुरानी चीज हो गई, घिस पिट करके अपर्दन हो करके जो बचा हुआ स्वरूप होता है उसी को अवशिष्ट बोलते हैं। तो पर्वत का निर्माण जो है मूलतः कई कारणों से होता है। तनाव के कारण होता है, या संपीड़न के कारण होता है, या फिर ज्वालामुखी क्रिया के कारण होता है। तो कई प्रकार के पर्वत इस तरह से पाए जाते हैं, वलन के कारण पाए जाते हैं। तो यहां पूछ रहा है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण क्या है। तो हिमालय को यदि आप देखें तो हिमालय तो एकदम नवीन पर्वत है, नवीन मोड़दार पर्वत है। ठीक है, 2 प्लेटों के अभिसरण से, अर्थात यूरेशियन प्लेट और जो इंडियन प्लेट है, इसके मिलने से बना है, अभिसरण से बना है, और अभी बन ही रहा है। हिमालय की निर्माण प्रक्रिया जारी है, नवीन मोड़दार पर्वत है। तो जो नवीन चीजें हैं वो उसको अपर्दन और घिसने पिटने का डर तो है नहीं ज्यादा। ठीक है, नया मतलब नया, तो अवशिष्ट तो है नहीं। तो बाकी तीनों अवशिष्ट हैं। पश्चिमी घाट बहुत पुराना है, सह्याद्री। अरावली पर्वत तो अति प्राचीन प्री कैम्बियन युग का है, और पूर्वी घाट भी बहुत पुराना पर्वत है। हिमालय पर्वत जो है ये वलित पर्वत है, नवीन मोड़दार वलित पर्वत है। बाकी तीनों अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। मानव द्वारा बनाए गए देखिए, पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया के बारे में हमने शायद पहले या दूसरे वीडियो में चर्चा की थी। आपको अगर लगातार वीडियोस देख रहे हैं प्लेलिस्ट में, अगर आप पहला यह वीडियो हमारा देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस पड़े हैं, इस सीरीज के अवश्य देखें आप। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी या यूपीएससी या सिविल सर्विसेज आपका टारगेट है, तो अवश्य आपको देखना चाहिए। काफ़ी लाभदायक होगी आपके लिए सीरीज। आपको मैं बता दूं कि हमारे विभिन्न ग्रुप्स चल रहे हैं टेलीग्राम पे। यूपी पीसीएस प्री 2020 के लिए एडमिशन्स हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं। आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं जब आपकी इच्छा हो। ठीक है, 21 जून अभी एग्ज़ाम प्रस्तावित है, और लगभग इसी समय होने की संभावना है यदि सब कुछ ठीक हो गया, कोरोना के कारण जो हो रहा है। यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2020 से आप जुड़ सकते हैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम से। आरओ 2016 जिसको देना है वो जुड़ सकते हैं, या जिसका 2020 में प्रोग्राम है वही 2016 में जुड़ करके कार्यक्रम से जो है, मतलब कि अपने लक्ष्य का अभी से शुरुआत कर सकते हैं उसकी तरफ। और सीसेट जिनका कमज़ोर है वो जुड़ सकते हैं। सीसेट वाले आपको मैं बता दूं, जो लोग सुन रहे हैं वो हमसे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। आप लोग बिल्कुल सुप्त हो गए हैं, मतलब कि एडमिशन लेने के बाद जैसे गायब हो गए हैं। तो कुछ आपको डाउट्स जो हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं, जो कराए हैं, उनके संबंध में कोई डाउट तो आप करिए, तभी तो हमको पता चलेगा आपका तैयार हो रहा है कि नहीं। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया, यहाँ संपर्क करके आप डिटेल्स मांग करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं।
मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। जो मानव उपग्रह बनाता है, कृत्रिम उपग्रह जिसको कहते हैं, वह कहाँ पर स्थापित होते हैं? तो आपको पता है 5 मंडल पाए जाते हैं वायुमंडल परत जो हमारी है पृथ्वी की। तो सबसे नीचे का मंडल होता है क्षोभ मंडल होता है, जिसमें सभी लगभग मौसमी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। उसके बाद समताप मंडल होता है, जहाँ पे आपका ओजोन परत, ओजोन लेयर पाया जाता है समताप मंडल के निचले भाग में, ठीक है, जो कि जो पराबैंगनी किरणें हैं सूर्य की खतरनाक, उनसे रक्षा करता है हमारी। उसके बाद आपका मध्य मंडल आ जाता है, फिर आयन मंडल आता है। ये आयन मंडल ही जिम्मेदार होता है जो विभिन्न स्पेक्ट्रम्स होते हैं उनको वापस भेजने में, और जो हमारी टेलीविजन संचार माध्यम जो चालित होते हैं, ये आयन मंडल ही उसके लिए जिम्मेदार होता है। प्रश्न यहाँ से आता है। अंत में आपके होता है वायुमंडल। तो यही वायुमंडल में ही जो कृत्रिम उपग्रह हैं, मानव द्वारा जनित उपग्रह हैं, वो स्थापित किए जाते हैं। तो आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है, यही इसी को वायुमंडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो होती है लगभग 640 से या 650 से 1000 किलोमीटर के मध्य होती है। इसी मंडल में यह निर्मित उपग्रह या कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। अन्य जो प्रश्न यहां से आते हैं कि क्षोभ मंडल कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, तो लगभग 18 किलोमीटर जो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई है, लगभग औसतन 18 किलोमीटर होती है। और यहीं पर सारी मौसमी गतिविधियां पाई जाती हैं, बादल, हवा, वायु, ये सब, ठीक है। समताप मंडल ये लगभग मौसमी गतिविधियों से रहित होता है। कभी कभी यहाँ पर बादलों की मौजूदगी देखी जा सकती है, कभी कभी, बहुत रेयर केस में। यहीं पर वायुमंडली यही वो परत है जहां पर वायुयान उड़ाना चालक पसंद करते हैं, क्योंकि मौसमी गतिविधियों से रहित होता है। तो यहां पे कोई गतिरोध नहीं उत्पन्न होता है। और इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर के ऊपर 30 से 50 किलोमीटर पाई जाती है, ठीक है। 18 से 30 या 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है समताप मंडल की। ओजोन परत भी इसी में स्थित होता है। उसके बाद मध्य मंडल आता है, लगभग 50 के बाद 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का स्थल रुद्ध देश है। जो दक्षिण अमेरिका है क्या उसका स्थल रुद्ध देश कौन सा है? तो पराग्वे है इसका उत्तर। पराग्वे और बोलीविया ये दक्षिण अमेरिका के स्थल रुद्ध देश हैं। यह है दक्षिण अमेरिका। यहां पे आप देखेंगे स्थल रुद्ध देश, तो बोलीविया और पराग्वे, इनकी कोई समुद्र तट रेखा नहीं है। ये चारों तरफ से विभिन्न देशों से घिरे हुए हैं, ठीक। तो ये बोलीविया और पराग्वे स्थल रुद्ध देश हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पराग्वे। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि संसार का सबसे बड़ा अगर स्थल रुद्ध देश पूछा जाए कौन है, तो कजाकिस्तान है, ठीक है। एशिया में कजाकिस्तान संसार का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। हम किसी वीडियो में जितने भी स्थल रुद्ध देश हैं विभिन्न महाद्वीपों के, या महाद्वीप वाइज या फिर एक साथ सबका, मैं बता दूंगा कौन कौन से स्थल रुद्ध देश, क्योंकि यहां से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। यूपीपीएससी का पेट क्वेश्चन है ये। अगला, विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? इस तरह के प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। तो ये जाम्बेजी नदी जो कि अफ्रीका में दक्षिणी भाग में बहती है, जाम्बेजी नदी, इस पर स्थित है करीबा बांध और विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है। लिम्पोपो नदी दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि ये मकर रेखा को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को 2 बार काटती है। जायरे नदी भी महत्वपूर्ण है इसी दृष्टि से कि विषुवत रेखा जो कि 0 डिग्री अक्षांश जिसको कहते हैं विषुवत रेखा, इसको 2 बार काटती है जायरे नदी। और ये दोनों नदियां ही अफ्रीका में बहती हैं। आपको पता है अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है विश्व का जिससे होकर के मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा तीनों महत्वपूर्ण जो अक्षांश रेखाएं हैं गुजरती हैं एकमात्र अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक है। मेकांग नदी ये दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी नदी है, जो कि म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम आदि से होकर बहती है। ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप है और जाम्बेजी नदी आपको यहाँ पर दिख जाएगी अफ्रीका के दक्षिणी भाग में। ठीक इसके नीचे आपको दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। नामीब डिजर्ट यहाँ पर आपको मिलेगा पश्चिम में। मेडागास्कर द्वीप पूर्व में महत्वपूर्ण स्थान है। लेक विक्टोरिया झील है, यहीं से होकर नील नदी निकलती है, जो कि विश्व की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली या सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, जो कि दक्षिणी अमेरिका में होकर बहती है।
और ये नील नदी जाकर के कहाँ गिर जाती है? मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है। ठीक, इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण नदियां यहाँ की, ये कांगो नदी यहीं पर आपकी ये विषुवत रेखा है। ठीक है, विषुवत रेखा को ये कांगो जायरे नदी जो है 2 बार कट करती है। ये किलिमंजारो पर्वत है आपका। उत्तर में जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, नाइजर नदी है और नील नदी तो है ही ये। तो इसका उत्तर क्या है? जाम्बेजी नदी। भूमंडलीय तापन में सर्वाधिक किस गैस का योगदान है? भूमंडलीय तापन में सर्वाधिक किस गैस का योगदान है? तो जलवाष्प का योगदान सर्वाधिक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का। ये योगदान की बात कर रहा है, क्षमता की बात नहीं कर रहा है। क्षमता की बात करेगा तो जो दिया है इनमें सबसे ज्यादा क्षमतावान जो है मीथेन है गर्म करने में। इनको ग्रीन हाउस गैसें भी कहते हैं। ग्रीन हाउस क्या होता है हमने आपको एक बार बताया था, आपको पता भी होगा, मैक्सिमम लोग जो पढ़ाई करते हैं, कि अक्सर कई ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे धूप बहुत कम निकलती है। वहाँ पे जो पौधे लगाए जाते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में उष्मा मिल सके, इसके लिए क्या करते हैं? एक ग्लास का कृत्रिम छत बना देते हैं। ये ऐसी छत होती है कि सूर्य का प्रकाश इस छत को पार करके पौधों तक आ तो जाता है, लेकिन बाद में इसको क्रॉस करके परावर्तित होकर के ऊपर नहीं जा पाता है। इस ग्लास को लौटते वक्त पार नहीं कर पाता है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक यही इफेक्ट कुछ गैसें पैदा करती हैं हमारे वायुमंडल में, जैसे जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ये सब क्या करते हैं? सूर्य से जो आपतित प्रकाश होता है उसको पृथ्वी तक तो आने देते हैं, लेकिन पृथ्वी से जो परावर्तित प्रकाश होता है, जो कि दीर्घ तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश होता है, जो वापस होता है, उसको ये रोक देते हैं। इससे क्या होता है? भूमंडल में एक सामान्य ताप बना रहता है जीवन जीने के लिए। लेकिन जब ये प्रदूषित इन जो गैसें हैं इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है प्रदूषण या अन्य कारणों से, कृत्रिम कारणों से, तब क्या होता है? यह तापन बहुत ज़्यादा होने लगता है। तब ये सामान्य जीवन अस्त व्यस्त होने लगता है। तो यही जलवायु परिवर्तन का संकट उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा देते हैं। तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन को ही भूमंडलीय तापन कहते हैं। भूमंडलीय तापन में योगदान करने वाली गैसों का योगदान करने वाली और क्षमता में अंतर समझिएगा। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, काफ़ी बार आपके जब आप एग्जाम में पेपर देते हैं तो क्षमता और योगदान इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्षमता मतलब कोई वस्तु हो उपस्थित या ना हो या बहुत कम मात्रा में हो। ठीक है, वो उसका क्षमता क्या है, कितनी वो इफेक्ट कर सकती है। योगदान क्या है? मतलब मौजूद रहकर योगदान देना। तो किनकी मौजूदगी से ज़्यादा भूमंडलीय तापन का जो प्रभाव है पड़ रहा है, यह पूछ रहा है ये। तो जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक है, इसी के कारण सबसे ज़्यादा भूमंडलीय तापन होता है। इसका जो योगदान है लगभग 50% से या 50% से अधिक है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे नंबर पे आता है, जिसका योगदान 20 से 25% तक है। फिर मीथेन गैस का, चूंकि मीथेन की मात्रा बहुत कम है वायुमंडल में, इसलिए 4 से 5% इसका योगदान। फिर ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसों का आता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जलवाष्प योगदान। ठीक है। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? ज्वालामुखी क्रिया को यदि समझें तो पृथ्वी की आंतरिक जो परतें होती है, चट्टानें होती हैं, किसी कारणवश ताप, दाब या अन्य अवस्थाओं के कारण जब ये चट्टानें पिघल जाती हैं तो इसी गर्म गलित पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा जब ये ठंडा हो जाता है तो इसको हम आंतरिक आग्नेय चट्टानें कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान जानते हैं ना? आंतरिक आग्नेय चट्टानें ये मूल चट्टानें होती, सबसे पहले यही इन्हीं चट्टानों की उत्पत्ति हुई, तो आंतरिक आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। यह मैग्मा 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। जब इनकी पर्याप्त मात्रा हो जाती है, पर्याप्त इसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, तब ये पृथ्वी की चट्टानों को तोड़ते हुए बाहर निकलने का प्रयास करते हैं।
जब चट्टानें टूटती हैं बाहर निकलने के प्रयास में, तो इस टूटन से क्या होता है, पृथ्वी की भूगर्भिक हलचल होती है पृथ्वी में, और यहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है। जब और ज़्यादा इसमें एनर्जी होती है तो यह सतह से बाहर आ जाता है। जब यह सतह से बाहर आता है मैग्मा, तो इसी उद्गार को हम ज्वालामुखी प्रक्रिया कहते हैं। और जब मैग्मा बाहर आता है तो उसको हम मैग्मा न कह करके उसका नाम बदल जाता है। अब हम उसको लावा कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं? लावा कहने लगते हैं। और जब यह लावा ठंडा हो जाता है बाहर आकर के, तो इसको हम बाह्य आग्नेय चट्टाने कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य आग्नेय चट्टाने कहते हैं। अंदर जब मैग्मा ठंडा हुआ तो आंतरिक आग्नेय चट्टान, बाहर जब मैग्मा ठंडा हुआ तो बाह्य आग्नेय चट्टान। इन्हीं आग्नेय चट्टानों में जब अपर्दन, अपक्षय आदि प्रक्रियाओं के कारण ये चट्टानें जब मूल अवस्था से अन्य अवस्था में बदल जाती हैं, तो उसको हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें परतदार चट्टानें होती, इसमें तमाम जीव जंतु भी उनका अवक्षेप पाया जाता है। ठीक है, बाद में कोयला और अन्य जो महत्वपूर्ण खनिज हैं इसमें परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये अवसादी चट्टानें हैं। ठीक, इसी में आपके पेट्रोलियम आदि मिलते हैं। जब इन दोनों प्रकार की चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो इनका रूप और परिवर्तित हो जाता है। वो जो रूप परिवर्तित होता है उसको हम रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। रूपांतरित चट्टानों का भी रासायनिक प्रक्रिया के कारण रूप परिवर्तन होता है, तो उसको भी हम कायांतरित चट्टानें, कायांतरित चट्टानों का कायांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो विधियां थी, चूंकि ज्वालामुखी क्रिया यहाँ पर आई तो मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए मन में, ताकि कभी आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे एक चीज मैंने आपको समझाई, वहां पर आपको पॉइंट आउट करना है, सॉरी, कि जब चट्टाने तोड़कर मैग्मा बाहर आ रहा था तो यहाँ भूकंप की उत्पत्ति हो रही थी। मान लीजिए इसमें ऊर्जा कम हो, इतनी क्षमता ना हो तो ये सतह से उद्गार हो पाए इसका, तो केवल भूकंप ही आएगा, ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन बहुत ज़्यादा ऊर्जा है तो भूकंप तो आएगा ही साथ में, लेकिन सतह से बाहर भी आ जाएगा मैग्मा और ज्वालामुखी प्रक्रिया हो जाएगी। इससे कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है कि जहाँ पर भूकंप आते हैं वहाँ पर जरूरी नहीं कि ज्वालामुखी प्रक्रिया हो ही, लेकिन जहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी वहाँ पर आवश्यक रूप से पहले भूकंप आएगा। ठीक, ये बात अपने ध्यान में रखिएगा। जैसे हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत में क्या है, वहां पर ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती है, वहां सिर्फ भूकंप होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहां पे जिस प्लेट का अभिसरण हो रहा है, जो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट नीचे जा रही है, चट्टानों को तोड़ते हुए चट्टानें पिघल रही हैं और यहाँ पर मैग्मा की उत्पत्ति हो रही है। लेकिन इस मैग्मा की उत्पत्ति हो तो रही है, लेकिन सतह से बाहर नहीं आ पा रहा है। जब सतह से बाहर नहीं आ पा रहा है तो सिर्फ भूकंप यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा इन दोनों के वलन से, मुड़ने से, जब चूंकि टकरा रही तो मुड़ने से ही हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया की यहाँ पर अंतिम अवस्था पूछ रहा है, अंतिम अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो ज्वालामुखी प्रक्रिया की जो अंतिम अवस्था होती है धुआंरे, और यहाँ पर क्या होता है, धुआंरे में गैस और वाष्प निकलते हैं, गैस और वाष्प निकलते हैं, अंतिम प्रक्रिया होती है। ठीक, मैग्मा जब निकलता है तरल अवस्था में, उसमें से अग्नि निकलेगा, गर्म रहेगा, गर्मी निकलेगी, तमाम प्रकार की जो चट्टानें अंदर की रहेंगी उद्गार स्वरूप निकलती हैं, गर्म गलित पदार्थ निकलते हैं। अंत में क्या होता है कि धुआं और या गैस और वाष्प निकलते हैं, उसी स्थिति को धुआंरा कहते हैं। ये क्रेटर क्या होता है, ये जैसे ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, ठीक है, ये सतह है, सतह में जो कीपाकार आकृति बनती है जहां से ज्वालामुखी बाहर आते हैं, अर्थात जो मैग्मा बाहर आता है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। जब क्रेटर का आकार बड़ा हो जाता है तो उसको हम कार्डेरा कहते हैं। जब ज्वालामुखी सुसुप्त या मृत अवस्था में चला जाता है तो इस क्रेटर और या कार्डेरा में जल भर जाता है, जिसे हम झील कहते हैं। क्रेटर झील या कार्डेरा झील कहते हैं। भारत में महाराष्ट्र में लोनार झील है, वो क्रेटर झील का ही उदाहरण है। उष्णोत्स या गीजर क्या है, जब ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है दोस्तों,
तो मैग्मा चूंकि गर्म होता है तो आसपास का जो जल क्षेत्र होता है वो भी इसके प्रभाव से गर्म हो जाता है, और ये जल गर्म होने के कारण बाहर की ओर उद्गार इसका भी होने लगता है बौछार के रूप में, जिसको हम गीजर या उष्णोत्स कहते हैं। ठीक है, तो ओल्ड फेथफुल गीजर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा गीजर है, जो कि येलोस्टोन पार्क यूएसए में स्थित है। इसके बारे में अक्सर आपकी परीक्षा में पूछता है, ओल्ड फेथफुल गीजर। वहीं धुआरों की बात करें तो हजारों धुआरों की घाटी के बारे में पूछता है। ये क्या है हजारों धुआरों की घाटी? यूएसए का जो अलास्का है, अलास्का में एक कटमई पर्वत है, उसी को हजारों धुआरे की घाटी कहते हैं। वहाँ पे ढेर सारे धुआरे देखने को मिलते हैं, तो एक जो दृश्य दिखता है उसी को हजारों धुआरों की घाटी कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ज्वालामुखी प्रक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। तटीय आधार रेखा से कितने समुद्री मील तक भारत की अनन्य आर्थिक मेखला या ईईजेड अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार है? ये समुद्री मील क्या होता है? नॉटिकल मील जिसको कहते हैं। समुद्र में जो दूरी लंबाई मापी जाती है अक्सर उसकी इकाई नॉटिकल मील या समुद्री मील कही जाती है। इसका मापन होता है 1.852 मीटर के बराबर होता है एक समुद्री मील, या 1.852 किलोमीटर के बराबर एक नॉटिकल या एक समुद्री मील होता है, या फिर इसको आप 1852 मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब नॉटिकल में पूछा जाए तो नॉटिकल में, और जब मीटर में पूछा जाएगा तो इस नॉटिकल को आप मीटर में चेंज कर देंगे, इसी तरह तो आपका आंसर आ जाएगा। इसीलिए इसका मापन आपको जानना जरूरी है। देखिए यह है क्या अनन्य आर्थिक क्षेत्र? तो संयुक्त आपको पता है कि समुद्रों पर अधिकार को लेकर, समुद्री संसाधनों के दोहन को लेकर के तमाम जो है विश्व के देश, बड़े बड़े देश, शक्तिशाली देश प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो तृतीय विश्व युद्ध होगा वो जल पे अधिकार को लेकर ही होगा। आप हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर जैसे प्रमुख महासागरों में जहाँ पर ये संसाधनों की और व्यापार के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वहाँ पर इस तरह की प्रतिस्पर्धा को देख सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन चिंता करने के लिए बना है, तो चिंता उसने चिंता की और 1982 में एक संधि ले आया। कौन सी संधि ले आया? अनक्लॉस। इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि। इसमें यह शर्त रखी गई कि जब तक 60 देश इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तब तक ये संधि लागू नहीं होगी। तो 1994 में क्या हुआ? गुयाना क्या हुआ? इसने हस्ताक्षर किया और 60वां देश बन गया। तो 1994 से यह संधि लागू भी हो गई। यह डिफाइन करती है जो समुद्री क्षेत्र है, जल के अधिकार पर कि क्या अधिकार है, किस तरह के कानून बना सकता है, कितने क्षेत्र पे किस तरह के अधिकार होंगे किस देश के, ये डिफाइन करता है। ये 4 प्रकार के क्षेत्रों को डिफाइन करता है। 4 प्रकार के क्षेत्र, पहला अंदरूनी जल, दूसरा प्रादेशिक समुद्री सीमा, तीसरा संलग्न क्षेत्र, और चौथा ईईजेड अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अंदरूनी जल सीमा मतलब जो देश के अंदर भीतरी सीमा पे जो जल, नदी आदि पाए जाते हैं, जिसमें उस देश का संप्रभु अधिकार होता है। वहां पे कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता है बिना किसी विशेष अधिकार, जब तक भारत सरकार या जैसे जिस देश के अंदर है वो उसके द्वारा नहीं दिया जा सकता। जो बाकी 3 है वो समुद्री सीमा से संबंधित है, समुद्री तट से संबंधित है। तो जो समुद्र की जो तट रेखा होती है किसी देश की, उस तट रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है, इसको कहते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या कहते हैं? प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। और इस पर किसी देश का एक प्रकार से संपूर्ण अधिकार होता है। नियम, कानून, संसाधन संबंधी जितने भी अधिकार होते हैं जो भूमि सीमा पर प्राप्त होते हैं, यहां भी प्राप्त होते हैं। लेकिन यहां पर अन्य देशों के जो नाविक होते हैं या नाव होती है, नौकाएं होती हैं, वे अबाध रूप से गमन कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। फिर भी ये देश विभिन्न कारणों से इस पर नियंत्रण रख सकता है, और किन किन कारणों से नियंत्रण रख सकेगा, रोक सकेगा, ये साफ साफ अनक्लोज में दिया हुआ है, उस संधि में दिया हुआ है। इसके बाद जो तीसरी चीज आती है, जैसे तट रेखा है, यहां से हमने आपको बताया कि 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा रहेगी। इसी तट रेखा से जब 24 मील समुद्री मील तक आएंगे तो इस पूरी सीमा को क्या कहेंगे?
इसको कहेंगे संलग्न क्षेत्र, इसको हम संलग्न क्षेत्र कहेंगे। इसकी जो दूरी होती है तट रेखा से 24 समुद्री मील तक होती है। यहां पे 4 प्रकार के कानूनों पर या 4 प्रकार के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसी राष्ट्र को होता है, जैसे प्रदूषण संबंधी, कर संबंधी, सीमा शुल्क संबंधी और इमिग्रेशन अप्रवासन से संबंधित कानून कोई देश बना सकता है इस सीमा पे। तो ये 4 चीजें याद रखिएगा। फिर तीसरी जो चीज आती है अनन्य आर्थिक क्षेत्र आता है। इसकी जो दूरी होती है वो तट रेखा से 200 नॉटिकल मील तक होती है, 200 समुद्री मील तट रेखा से, ठीक है। तो 200 नॉटिकल मील में आप क्या कर सकते हैं, कोई देश क्या कर सकता है, इसमें संसाधन जितने हैं उनके दोहन करने का अधिकार इस देश का होता है। इसके अलावा नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है और समुद्री अनुसंधान, जो वैज्ञानिक अनुसंधान आदि है, वह कर सकता है। इस देश का अधिकार होगा जिसका यह अनन्य आर्थिक क्षेत्र होगा। लेकिन इस सीमा से हो करके अन्य देश, जो अन्य राष्ट्र हैं, वो किसी प्रकार का जैसे पाइपलाइन हो गया और केबल हो गया, संचार केबल आदि ले आ जा सकते हैं अबाध रूप से, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन संसाधनों पर दोहन का अधिकार, नए द्वीपों का निर्माण का अधिकार, अनुसंधान संबंधी अधिकार ये इस देश का होगा जिसका यह अनन्य आर्थिक क्षेत्र होगा। तो आशा है, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। तो अनन्य आर्थिक मेखला का विस्तार तटीय आधार से कितना है, 200 नॉटिकल मील है। कभी कभी ये तटीय आधार नहीं देगा और दे देगा आपका, जैसे हमने बताया संलग्न क्षेत्र से, तो संलग्न क्षेत्र कितना है, 24 मील तक है। तो 200 में से 24 घटा देंगे तो संलग्न क्षेत्र से कितना दूरी है उतना आ जाएगा। प्रादेशिक जो समुद्री सीमा है 12 मील तक है। अगर पूछ लेगा प्रादेशिक समुद्री सीमा से जो संलग्न क्षेत्र है उसकी दूरी कितनी है, तो 12 नॉटिकल मील है। तटीय रेखा से कितनी है, 24 नॉटिकल मील है। तो इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, इसको आप कई प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। सही सुमेलित है, ये विभिन्न घाटियां हैं, कहां कहां स्थित हैं पूछ रहा है, सही सुमेलन पूछ रहा है। तो नुब्रा घाटी तो जम्मू कश्मीर में फेमस घाटी है। सुरू घाटी भी जम्मू कश्मीर में है। किन्नौर घाटी है हिमाचल प्रदेश में है और जोहार घाटी उत्तराखंड में है। तो इसका केवल एक सही है, यही नुब्रा घाटी जम्मू कश्मीर, ठीक है। सुरू घाटी है भी जम्मू कश्मीर में, किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश में। किन्नौर जो ये जो है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उससे लगा हुआ है, ठीक है। और जोहार घाटी ये उत्तराखंड में है। ये महत्वपूर्ण घाटियां, आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए लाभदायक रहेगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में सुरू घाटी, मूर्खा घाटी, इसके अलावा नुब्रा घाटी हमने बताया आपको भी। सिक्किम में युथांग घाटी, नागालैंड में जुकू घाटी, हिमाचल प्रदेश की जो महत्वपूर्ण घाटियां हैं पार्वती, किन्नौर, कुल्लू, सांगला, चंबा। उत्तराखंड में जोहार, सोर, दून, फूलों की घाटी, ये सभी उत्तराखंड में। तो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आता है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर या फिर आप नोट कर लें अपने नोटबुक में। काफ़ी लोग नोट्स बना रहे हैं हमारे इस वीडियो से, तो निश्चित रूप से उनका लाभ होगा। कथन है काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। तो ठीक है, काली नदी तो पूर्व की ओर नहीं बहती, पश्चिम की ओर बहती है। तो ये गलत हो गया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि प्रायद्वीपीय नदियों में कौन पूर्व में बह करके बंगाली खाड़ी में गिरती है और कौन पश्चिम में बह करके अरब सागर में गिरती है। तो ये पता रहेगा तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके लिए आपको मानचित्र में अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा नदियों का, कौन कौन सी नदियाँ किधर किधर बहती हैं, जो कौन पूर्वगामी है कौन पश्चिमगामी है। तो काली नदी ये पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। कारण दिया है आर, दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है तथा पूर्व में बंगाली खाड़ी की दिशा में इसकी प्रवणता मंद है। तो ये अगर पश्चिम कहता तो कथन कारण दोनों सही हो जाता। ये नहीं सही है लेकिन ये सही है। पश्चिमी किनारे पर आप देखेंगे क्या है, भारत का नक्शा देखिए, आज मेरे पास उपलब्ध नहीं है, इस तरह का है। तो यहाँ जो प्रायद्वीपीय पर्वत है, यहाँ पर लगभग त्रिभुजाकार स्थिति में दक्कन का पठार पाया जाता है। ये दक्कन का पठार यहां से कुछ कम तुंगता लिए हुए है, कम ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन पश्चिमी तट पर आप जाएंगे, पश्चिम के भाग में देखेंगे तो बहुत ज्यादा तुंगता है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे आपको मिलेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाली खाड़ी की दिशा में इसकी प्रवणता मंद है, धीमी है।
तो कभी आप इस सफर में निकलेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, तो आपको दिखेगा कि जो इस पठार की ऊंचाई कम होती प्रतीत होगी। क्यों कम होती प्रतीत होगी? क्योंकि इसकी तुंगता, इसका जो झुकाव है, प्रवणता जो है वो मंद हो जाता है पूर्व की तरफ जाने पर। तो इसका जो क्या होगा सही उत्तर? यहां पर हमने ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन ऑप्शंस में यही रहेगा कि दोनों सही है या दोनों गलत है, ए सही है आर गलत है, आर सही है गलत है। तो यहां पर ए गलत है और आर सही है। ठीक है, कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो हम चूंकि कमेंट बॉक्स ओपन करते नहीं हैं, और आपको बताना चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स मैं ओपन करूंगा लाइव क्लासेस में, जब लाइव क्लास मैं लूंगा। और लाइव क्लास मैं सोच रहा हूं बहुत जल्द मैं कंडक्ट कराना शुरू करूं, और उसमें केवल टेस्ट होगा, आपका रैपिड फायर टेस्ट होगा, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। मैं केवल क्वेश्चन दूंगा, आपको आंसर बताना होगा तुरंत, फिर मैं आपको आंसर दूंगा। तो इस तरह से आपका रिवीजन भी होता जाएगा उससे। उसकी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। उसको दोपहर में वो प्रोग्राम में रखूंगा, आधे एक घंटे का रहेगा। सही सुमेलित नहीं है, इसमें से विभिन्न पठार है, ये सुमेलित कौन सा नहीं है? चिया पास पठार, मैक्सिको, बिल्कुल सही है। चिया पास का जो पठार है ये मैक्सिको के दक्षिणी भाग में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है, चिया पास पठार। अनातोलिया पठार, यह जो है तुर्की में, एकदम सही है, बिल्कुल सही है। तुर्की में एंटिक और टारस श्रेणियां हैं, जो पर्वत श्रेणियां हैं, एंटिक और टारस, कहां पर है? तुर्की में, उनके मध्य में स्थित है। और इसे तुर्की का पठार भी कहते हैं, अनातोलिया के पठार को। यूकॉन पठार, यूकॉन नदी कहां बहती है? कनाडा में बहती है। तो पठार कहां होगा? ये कनाडा में होना चाहिए। यूकॉन, और हमने आपको मैकेंजी नदी उस दिन बताया था, तो यूकॉन नदी कनाडा में स्थित है, यूकॉन पठार भी कनाडा में स्थित होगा। इसको अलास्का का भी पठार भी कहते हैं। ठीक है, ये कनाडा में स्थित है, लेकिन इसको अलास्का का भी पठार कहते हैं। इसका निर्माण यूकॉन और उसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं उसके द्वारा हुआ है। और अंत में है मेसेटा का पठार, ये स्पेन में स्थित है। स्पेन में जो साइबेरियन प्रायद्वीप है उस पर स्थित है। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन से अमेरिका में स्थित हैं? तो एक तो आपको याद ही होगा, कल अगर आपने वीडियो देखा है, कटमई के बारे में हमने चर्चा की थी। कटमई को ही क्या कहते हैं? हजारों धुआरों की घाटी। कहाँ स्थित है? अलास्का में स्थित है। ये अलास्का में स्थित है, जो कि अमेरिका का ही एक हिस्सा है। माउंट शास्ता भी अमेरिका में स्थित है, रेनियर भी। तो इसका उत्तर होगा डी, तीनों होगा। तो कटमई, माउंट शास्ता, रेनियर, तीनों ही संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। कटमई जहां पे अलास्का में, दक्षिणी अलास्का की तरफ स्थित है। माउंट शास्ता जो है ये यूएसए के ही कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित है, जो कि पश्चिमी अमेरिका में है। और कास्केड रेंज जो है उसका हिस्सा है। माउंट रेनियर वाशिंगटन राज्य में स्थित है, यह भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। उत्तरी अमेरिका ये प्रमुख ज्वालामुखी है पूरे विश्व के, जिसमें हम उत्तरी अमेरिका का देख रहे हैं। तो ये अलास्का में कटमई है, ठीक है, यूएसए में माउंट रेनियर, और यहाँ पे कास्केड रेंज है। यही कास्केड रेंज में ही माउंट शास्ता स्थित है, कैलिफोर्निया राज्य में अमेरिका के। ठीक है ना, तो इसका उत्तर होगा डी, तीनों। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक झील जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है? तो फुलहर झील तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, आपको मालूम होगा, उत्तर प्रदेश की एकमात्र जो है प्रसिद्ध झील है ये। और ये झील प्रसिद्ध क्यों है फुलहर? क्योंकि यहीं से गोमती नदी का उद्गम है। गोमती नदी जो निकलती है, जो कि लखनऊ जैसे बड़े शहर में बहती है, तो उसका उद्गम फुलहर झील से ही है। फुलहर झील दरअसल स्थित कहाँ है? तो ये पीलीभीत में स्थित है फुलहर झील। ठीक है, यहीं से गोमती नदी निकलती है। कोलेरू झील तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये आंध्र प्रदेश की झील है, मीठे पानी की झील है। हमीरसर झील ये गुजरात में स्थित है। तो अंचार झील बचा, यही जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कई बार पूछा जा चुका है कि अंचार झील स्थित कहाँ है, ऐसा भी प्रश्न आया है, तो जम्मू कश्मीर में। सही सुमेलित है, ये भी झीलें हैं और किन राज्यों से संबंधित है पूछा है। तो सही सुमेलित है पूछा, कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? अभी हमने ऊपर वाले ही प्रश्न में चर्चा किया, तो कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, लोकटक ये मेघालय में स्थित नहीं है, मणिपुर में स्थित है। मणिपुर राज्य जो कि पूर्वोत्तर भारत में, यह मीठे पानी की पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे बड़ी झील है। इसी झील में केबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, याद रखिएगा। लोकटक झील में ही
केबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क है। वेम्बनाड जो है ये केरल में स्थित है, ये एक रामसर झील है, रामसर स्थल है, ठीक है। कोलेरू हमने आपको बताया ये अब आंध्र प्रदेश में स्थित है। अष्टमुडी जो है कर्नाटक में स्थित नहीं है, ये भी केरल राज्य में है और इसको 8 भुजाओं वाली झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं अष्टमुडी को? 8 भुजाओं वाली, इसीलिए इसका नाम अष्टमुडी, अष्ट मतलब 8, तो 8 भुजाओं वाली झील यही है। तो आर्य शब्द का एक श्रेष्ठ जाति के रूप में प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आर्य शब्द का एक श्रेष्ठ जाति के रूप में प्रयोग सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने किया था। इसके अलावा ये आप रट लीजिएगा कि किसने आर्यों के आदि स्थल को कहां माना था। तो डॉक्टर अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद ने सप्त सैंधव क्षेत्र को आर्यों का मूल स्थान माना था। पंडित गंगानाथ ने ब्रह्मर्षि देश को, डॉक्टर राजवली पांडे ने मध्य देश को, LD कल्ला ने कश्मीर का बताया था आर्यों को, DS त्रिवेदी ने देविका प्रदेश मुल्तान को बताया था, बाल गंगाधर तिलक बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश जो है उसको माना था आर्यों का मूल स्थान। P गाइस ने हंगरी यूरोप डेन्यूब नदी की घाटी को माना था। नेहरिंग गार्डन चाइल्ड्स ने दक्षिणी रूस को माना था। पेंका ने जर्मनी को माना था आर्यों का मूल स्थान। फिलिप्पो सेरेस्टी सर विलियम जोन्स ने यूरोप को माना था। एडवर्ड मेयर एवं ओल्डेनबर्ग जे जी रोड ने पामीर एवं बैक्टीरिया को माना था। मध्य एशिया मैक्स मूलर ने मध्य एशिया को माना था आर्यों का मूल स्थान, और यही सबसे ज्यादा मान्य भी है। मैक्स मूलर के ही जो 1500 ईसा पूर्व जो उन्होंने आर्यों का आगमन का समय बताया है और जो मूल स्थान बताया है मध्य एशिया, यही मान्य है। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत माना था, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, और के शर्मा ने हिमालय माना था, जो मानस हिमालय में है वो उसको जो है आर्यों का मूल स्थान माना था। तो ये आप देख लीजिएगा, इसको मैं ग्रुप में दे रहा हूं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैक्स मूलर। अगला है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः ऋग्वेद के किस मंडल में पाया जाता है? पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था जो 4 वर्ण है उनका जिक्र किया गया है, कर्म के आधार पर था, याद रखिएगा। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः ऋग्वेद के किस मंडल में पाया जाता है? तो यह 10वें मंडल में पाया जाता है, डी इसका उत्तर होगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जिसमें एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति दिखाई गई है। इस प्रकार शूद्र शब्द पहली बार पुरुष सूक्त में ही प्रयोग या प्राप्त होता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 मंत्र हैं। इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त जो है सोम देवता को समर्पित है, 9वां मंडल याद रखिएगा। वहीं तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और चौथे मंडल में कृषि संबंधित जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख है। मृगदाव का संबंध निम्न में से किस महापुरुष के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है? मृगदाव, तो आपको याद होगा मृगदाव या ऋषि पत्तनम भी उसको कहते हैं या सारनाथ उसको बोलते हैं। उसका संबंध भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश से है। मृगदाव में ही या सारनाथ में या ऋषि पत्तनम में उन्होंने पहला उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद। गौतम बुद्ध का मृगदाव में 5 ब्राह्मणों को दिया गया प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है? तो आपको मालूम है कौन सी बुक है वो? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त ने इसकी रचना की थी मुद्रा राक्षस की। मुद्रा राक्षस मौर्य इतिहास पर प्रकाश डालता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है और कुलहीन कहा गया है। क्या क्या? वृषल तथा कुलहीन। वहीं दश कुमार चरित दोस्तों ये दंडी द्वारा रचित है, याद रखिएगा, ये हमेशा मिलान के लिए आता है दंडी। और कुमार संभवम, मेघदूत, ये सब कालिदास द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं हैं। निम्न में से कौन सा राजा अपने पिता की हत्या के लिए उत्तरदायी था? पितृहंता वंश भी इसीलिए इनके वंश को कहा जाता है। हर्यक वंश का वो शासक है, आपको पता है। दोस्तों ये ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया है गलती से, उदयन यहां पर लिख गया है, ठीक है। तो यहां पर उदयन होना चाहिए। उदयन और उदायन में अंतर है। उदयन दूसरा शासक था, उदायन जो है हर्यक वंश का शासक था, अजातशत्रु का पुत्र था।
तो अजात शत्रु ने सर्वप्रथम अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, राजगद्दी पर बैठा। बाद में उदयन ने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा। तो उदयन यहां पे गलती से लिख गया, इसको उदयन लिखिए। उदयन, ये उदयन चंद्रवंश का राजा था। कौशांबी जो अभी इलाहाबाद के नजदीक है, वहां का यह शासक था। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों अजात शत्रु होगा। सर्वप्रथम भारत में, इसको मैं सही करके ही ग्रुप में दूंगा, सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हिंद यूनानियों को, हिंदू यमनों को। ठीक है, सबसे पहले इन्हों यही जो है स्वर्ण सिक्के जारी किए थे भारत में। तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय हिंद यमन शासक, और शासक कौन था वो? मिनांडर। मिनांडर लगभग 150 ईसा पूर्व के आसपास उन्होंने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। वहीं इंडो ग्रीक शासकों द्वारा चलाए गए स्वर्ण सिक्कों को स्टेटर कहा जाता था, जो 133 ग्रेन के थे। इंडो ग्रीक शासकों ने सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्के भी चलाए थे। इन्हीं शासकों द्वारा भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त तथा रूप चित्रात्मक सिक्के जारी किए गए थे। इंडो ग्रीक, हिंद यमन। वहीं पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? तो कुषाणों ने। और सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? तो गुप्तों ने। यह भी याद रखिएगा। अश्वघोष समकालीन था, हमने आपको बताया भी है, एक आपको ट्रिक भी बताई थी, वो ट्रिक फिर से याद कर लीजिए। पास अब नाच महाचेत, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बताऊं क्योंकि आप लोगों को याद रहना चाहिए। मैंने एक वीडियो में बताया था, पास अब नाच महाचेत। इसका उत्तर कौन होगा? कनिष्क। कनिष्क ये सभी समकालीन थे जो पास अब नाच महाचेत में आते हैं। पांड्य राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? जो पांड्य राजवंश था उसका सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो नेडुजेलियन। कौन? नेडुजेलियन। यह पांड्य राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। यूपी ट्रिपल एससी के लोअर के एग्जाम में यह पूछा गया था प्रश्न, लेकिन अच्छा प्रश्न था इसलिए हमने शामिल कर लिया। ठीक है, नेडुजेलियन। पांड्य राज संगम साहित्य के जो 3 राज्य थे, चोल, चेर, पांड्य, उनमें से एक है। पांड्य राज भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित था, जिसका जो ज्यादातर हिस्सा है दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। पांड्य वंश का जो प्रथम शासक था नेडियोन था, जिसका अर्थ होता है लंबे कद वाला। इसने समुद्र की पूजा प्रारंभ करवाई थी। नेडुजेलियन पांड्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसके समय का प्रसिद्ध युद्ध तलैया लंगानम का युद्ध था। वहीं लाल गुट्टावनसेन जो आप देख रहे हैं, लाल गुट्टावनसेन चेर वंश का यह सबसे प्रतापी शासक था। चेर राज्य में पत्नी पूजा प्रारंभ करने का श्रेय इसी शासक को जाता है, लाल गुट्टावनसेन को। यह चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक था। चालुक्य शासकों को शासन काल में किस यात्री के यात्रा वृत्तांत द्वारा भारत चीन संबंधों का विवरण प्राप्त होता है? मा त्वान लीन, याद रखिएगा, मा त्वान लीन। चालुक्य शासकों को के शासनकाल में किस यात्री के यात्रा वृत्तांत द्वारा भारत चीन संबंधों का विवरण प्राप्त होता है? मा त्वान लीन। चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विस्तृत विवरण इसके द्वारा, ये चीनी यात्री था, इसके द्वारा किया गया था। चालुक्यों की राजधानी जो थी दोस्तों बादामी थी। इनका शासनकाल मुख्यतः दक्षिण भारत में केंद्रित था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। निम्न में से किस सुल्तान के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था? किस सुल्तान के समय वजीर का पद अपने सर्वोत्तम स्थान पर पहुंच गया था? तो एफएसटी फिरोज शाह तुगलक के समय में। सी इसका उत्तर होगा, फिरोज शाह तुगलक। वजीर का पद सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। तुगलक काल भारतीय वजारत का स्वर्ण काल था, जबकि बलबन का काल इसका सबसे निम्न काल था। बलबन के काल में वजीरों की सबसे निम्न स्थिति थी। वजीर शासन व्यवस्था का प्रमुख होने के साथ साथ राजस्व का भी प्रमुख अधिकारी होता था।
फिरोज शाह तुगलक ने अपना वजीर खाने जहां मकबूल को नियुक्त किया था। सल्तनत काल में फवाजिल से तात्पर्य था। देखिए इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं पीसीएस में। तो फवाजिल सल्तनत काल में किसे कहा जाता था, क्या तात्पर्य था? तो फवाजिल का तात्पर्य दोस्तों खजाने में जमा राशि, उसको फवाजिल कहा जाता था। खजाने में जमा राशि। सल्तनत काल में वेतन के रूप में अधिकारियों को प्राप्त होने वाली भूमि को इक्ता कहा जाता था और भूमि प्राप्तकर्ता अधिकारी इक्ताहार कहलाता था। और इक्ता भूमि से जो प्राप्त होता था लगान की राशि, वह इक्तादार अपना वेतन तथा अपनी सेना का खर्च निकालकर जो शेष राशि बचती थी केंद्रीय कोष में जमा कर देता था, राज्य कोष में जमा कर देता था। इसी शेष राशि को फवाजिल कहा जाता था। निम्न में से किस सुल्तान ने सुल्तान की उपाधि के पूर्व हजरते आला की उपाधि धारण की थी? अर्थात सुल्तान बनने के पूर्व हजरते आला की उपाधि धारण की निम्न में से किस सुल्तान ने? तो दोस्तों शेर शाह सूरी ने सुल्तान बनने के पूर्व हजरते आला की उपाधि धारण की थी। इसका अन्य नाम शेर खां, हजरते आला के अलावा सुल्ताने अदल आदि इसने उपाधियां जो है ग्रहण की थी। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। एक शेर को वह मार देता है जिसके कारण इसका नाम शेर खां पड़ जाता है। शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में स्थित है। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में जितने शेर शाह सूरी और हुमायूं की जो लड़ाइयां हुई वो हम आपको बाद में बताएंगे, उसका ट्रिक भी बता देंगे, याद रखिएगा पूछता है। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूफीवाद, तो शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था, यह गलत है दोस्तों। आपको याद होगा शेख अहमद सरहिंदी ये गुरु था किसका? जहांगीर का। तो ये जहांगीर और अकबर का समकालीन था शेख अहमद सरहिंदी। ठीक, तो पहला गलत है। शेख नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, यह बिल्कुल सही है। जो शेख नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली थे ये शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला है औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था, यह भी गलत है क्योंकि आप जानते हैं शेख सलीम चिश्ती यह अकबर के गुरु थे। इन्हीं के नाम पर उनके बेटे का नाम सलीम रखा था, जहांगीर का नाम सलीम रखा था अकबर ने। तो शेख सलीम चिश्ती का समकालीन अकबर था, औरंगजेब नहीं था। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्ला एवं मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी, बिल्कुल सही है। तो इसका 2 एवं 4 यह कथन सही है, बाकी दोनों गलत है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस गवर्नर जनरल के शासन काल में प्रस्तावित किया गया था? तो आपको पता है 1856 में यह अधिनियम आया था। तो इस समय कौन था वायसराय भारत का? कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में प्रस्तावित किया गया था, ए इसका उत्तर होगा। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रयास किया था इसके लिए। विधवाओं के कल्याण के लिए पश्चिम भारत में विष्णु शास्त्री और धोंदो केशव कर्वे जैसे अन्य नेता भी जुड़े थे, ये पश्चिम भारत में थे। 1893 ईस्वी में धोंदो केशव कर्वे ने एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया और 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। तो पूछा भी गया था प्रश्न में कि पूना में एक विधवा आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो धोंदो केशव कर्वे ने, डी के कर्वे ने। अकबर द्वारा प्रायोजित मनसबदारी प्रणाली प्रेरित थी, जो मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी वो प्रेरित थी कहां से? उसने लिया था इसको तो फारस से, ठीक है ना। फारस की मनसबदारी जो प्रणाली थी वहां की, वहां से इसको लिया था। मनसब यह फारसी भाषा का शब्द भी है जिसका अर्थ है पद। इसके 2 भाग थे, जात और सवार। मनसबदारी की शुरुआत 1575 ईस्वी में सम्राट अकबर द्वारा किया गया था। इस प्रथा को लागू करने का मुख्य उद्देश्य साफ सुथरा प्रशासन लागू करना था। बाद में इसमें कई तब्दीलियां हुई शाहजहां और जहांगीर के समय। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ये शासक हैं, उनका मकबरा कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। तो बाबर का मकबरा कहां है? काबुल में है। हुमायूं का दिल्ली में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। जहांगीर का लाहौर में है।
तो चारों ही सही हैं, 1 2 3 4। उत्तर होगा आपका बी, 1 2 3 4। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम लगाना है। छत्रपति शाहू जी, राजा राम, संभाजी और शिवाजी सेकंड, इनका कालक्रम आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले आएंगे राजा राम। राजा राम के बाद राजा राम का शासन कब तक रहता है? 1689 तक। नहीं, सबसे पहले दोस्तों संभाजी आएंगे, ठीक है ना। संभाजी का जो शासनकाल रहता है वह 1680 से 1689 तक, 1689 तक रहता है। इसके बाद इनके जो उत्तराधिकारी आते हैं राजा राम। राजा राम का शासन कब तक रहता है? 1689 से 1700 तक। फिर इनके उत्तराधिकारी आते हैं कौन? आपके आएंगे शिवाजी द्वितीय, ठीक है ना। राजा राम के उत्तराधिकारी शिवाजी द्वितीय आएंगे 1700 से लेकर 1707 ईस्वी तक। और फिर जाकर के छत्रपति शाहू जी आएंगे, ये 1707 से 1749 तक इनका शासन रहता है। तो क्रम क्या रहेगा? संभाजी, राजा राम, शिवाजी द्वितीय और छत्रपति शाहू जी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 3 2 4 1। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा जिन राज्यों का विलय किया गया था उनमें कौन एक अपने विलय वर्ष के साथ सुमेलित है? याद रखिएगा, ग्रुप में भी मैं शेयर करते रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, यहां से प्रश्न आता ही आता है लगभग। तो 1856 ईस्वी में जेम्स आउटरम की रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पर अवध का विलय कुप्रशासन के आरोप के आधार पर किया गया था। जो डलहौजी की व्यपगत नीति थी या जो हड़प नीति थी उसके तहत जो राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य मिलाया गया, उनमें सर्वप्रथम सतारा को कब? 1848 में। सतारा को 1848 में, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 ईस्वी में, और बाद में 1856 ईस्वी में अवध का विलय किया गया कुप्रशासन के आरोप पर। जेम्स आउटरम की रिपोर्ट थी वो। तो इसमें जो सुमेलित है 1856 अवध का विलय, बाकी सुमेलित नहीं है। सी इसका उत्तर होगा। 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने, जो लोग ग्रुप में नहीं है वो नोट करते जाएं जो हम चीजें बता रहे हैं। विश्वास मानिए यहीं से प्रश्न आएंगे और कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप सिर्फ यही वीडियोस हमारे देख लें, दोनों जो सुबह शाम आएगा। 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने तक भारत में सर्वप्रथम रेल परिचालन करने वाली कंपनी कौन सी थी? ये तो बहुत सुने होंगे, 1853 में रेल परिचालन हुआ मुंबई से थाने तक, लेकिन कंपनी कौन सी थी? तो कंपनी दोस्तों ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। क्या नाम था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। भारत की पहली रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय में बिछाई गई। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी द्वारा भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ किया गया था। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार जो हुआ था वह डलहौजी के समय में न होकर लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। निम्न में किसका विश्वास दादा भाई नौरोजी के धन निकासी सिद्धांत में नहीं था? ये हम पूछ भी चुके हैं आपसे प्रश्न। तो सर सैयद अहमद खां का विश्वास इनमें नहीं था, जो दादा भाई नौरोजी का धन निकासी सिद्धांत था। धन निष्कासन सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन किया था दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक में? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो 1867 में प्रकाशित हुई थी। सर सैयद अहमद खां एक ब्रिटिश वफादार भारतीय थे जिनका मानना था कि मुस्लिम समाज का विकास आंग्ल सत्ता के बने रहने पर ही संभव है। इस कारण ही वे दादा भाई नौरोजी के जो यह सिद्धांत था धन के निष्कासन का, उस पर यह विश्वास नहीं करते थे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? देखिए, प्रवाल विरंजन शब्द, प्रवाल विरंजन तो इसको यूज किया जाता है, लेकिन दरअसल विरंजन होता है शैवालों का, जिनके साथ ये सहजीवी संबंध में जीवित रहते हैं। ये दरअसल समुद्र में एक जुक्सैन थैला नाम का शैवाल पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। ये मूंगे जो हैं उसी के थ्रू भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से एक सहजीवी संबंध स्थापित होता है।
जलवायु परिवर्तन के कारण, वैश्विक तापन के कारण विभिन्न परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं कि प्रकाश संश्लेषण की यह क्रिया बाधित हो जाती है। जब ये प्रक्रिया बाधित होती है तो ये जुक्सेन थैले जो हैं, शैवाल जो हैं, वो सूखने लगते हैं, मरने लगते हैं। इसी को प्रवाल विरंजन कहा जाता है। ठीक है, तो प्रवाल विरंजन दरअसल ये शैवालों के मृत होने से, शैवालों के नाश होने से संबंधित है। जब ये शैवाल समाप्त होने लगते हैं तो फिर प्रवालों के जीवन को संकट उत्पन्न हो जाता है। तो ये प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो है वो वैश्विक तापन है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग है। भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? देखिए, इससे संबंधित वीडियो जब मैं भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा और मानचित्र पढ़ाऊंगा तो उसमें विस्तृत इसकी चर्चा करूंगा कि किस युग में कौन सी चट्टानें पाई गई, किस चट्टान में क्या क्या पाया जाता है। लेकिन इतना जानते रहिए कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत की सबसे महत्वपूर्ण, आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें यही हैं, क्योंकि यहीं पर लौह से लेकर सोना, मैग्नीज, महत्वपूर्ण चांदी हो गया, महत्वपूर्ण जो अयस्क पाए जाते हैं, जो धातु पाए जाते हैं, वो यहीं पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। इसलिए बहुत ही आर्थिक महत्व की चट्टानें हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो लौह अयस्क का समृद्ध भंडार यहाँ पर पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों पे। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। कार्डामम पहाड़ियाँ, कोरोमंडल तट। देखिए, तटों के बारे में तो एक बार ये देखिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है। जो पूर्वी तट है, पश्चिमी तट है भारत का। तो अगर आप पश्चिमी तट पे देखें तो सबसे ऊपर आपको काठियावाड़ तट मिलेगा। कच्छ का जो तट है उसके नीचे काठियावाड़ का तट, फिर कोकर तट, फिर कनारा तट, और ये मालाबार तट कर केरल के आसपास का जो तट है मालाबार तट के रूप में जाना जाता है। फिर आप तमिलनाडु ये पूर्वी तट में आएंगे तो कोरोमंडल तट, फिर उत्तरी सरकार तट, उत्कल तट, और फिर वेंगा तट। तो ये क्रम वाइज उत्तर दक्षिण आप याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, अक्सर ये प्रश्न आता है। तो जो कार्डामम की पहाड़ियां हैं वो दरअसल मालाबार तट पे है, यहाँ केरल में स्थित हैं, जिनको इलायची पहाड़ियां भी कहा जाता है। इसके अलावा ये कैमूर की जो पहाड़ी है, बिंद पर्वत, जो बिंद श्रेणी है, बिंद पर्वत का पूर्वी भाग, ये कैमूर की पहाड़ी यहाँ पर स्थित है। मैकाल की पहाड़ियाँ ये मध्य भारत में स्थित है। महादेव की पहाड़ी मध्य भारत में स्थित है। ठीक है, आपका जो मिकिर पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय के पठार के पास है। मेघालय के पठार के पास, इसमें इस नक्शे में नहीं दिख रहा है, ये मेघालय के पठार के पास मिकिर की पहाड़ियाँ हैं। तो इसलिए अब ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा कौन सा सही कौन सा गलत है। तो ये तो गलत है। ठीक है, कैमूर पहाड़ी भी हमने आपको बताया विंध्य के पूर्वी, तो कोकर तट का सवाल ही नहीं उठता। महादेव पहाड़ी ये मध्य भारत, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हमने आपको भी दिखाया। मिकिर पहाड़ी ये पूर्वोत्तर भारत में है, पश्चिमी भारत में नहीं है। तो इसका सी उत्तर हो जाएगा। महादेव पहाड़ी ये मध्य भारत में स्थित है। देखिए, विभिन्न लौह अयस्क क्षेत्र हैं, अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डली राजहरा ये अच्छा सही सुमेलित है, पूछ रहा है कौन सही सुमेलित है। तो डली राजहरा ये छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क क्षेत्र है, न कि उड़ीसा में। तो ये बिल्कुल गलत है पहला वाला। गुरु महिसानी ये उड़ीसा का है लौह अयस्क क्षेत्र। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। नोआ मंडी ये पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि झारखंड का लौह अयस्क क्षेत्र है, तो यह भी गलत हो गया। दामुदा श्रेणी ये पश्चिम बंगाल का लौह अयस्क क्षेत्र है, तो डी वाला भी गलत हो गया। बड़ा उरू झारखंड का लौह अयस्क क्षेत्र है, बिल्कुल सही है, तो ई इसका उत्तर हो गया। ठीक है, झारखंड का जो लौह अयस्क क्षेत्र है मुख्य, वो है बड़ा वुरू। बड़ा वुरू, पसिरा वुरू, नोआ मंडी ये झारखंड के प्रमुख क्षेत्र हैं। उड़ीसा में गुरु महिसानी, पोमपाद, बादाम पहाड़ी, ठीक है, केउंझर, बीरू पहाड़ी, ये सब जो है उड़ीसा के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, लौह अयस्क क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ का बैला डीला, डाली राजहरा पहाड़ियाँ, ये सभी, और पश्चिम बंगाल का दामुदा श्रेणी जिसको वर्धमान जिले में जो स्थित है, ये सभी महत्वपूर्ण लौह अयस्क क्षेत्र हैं। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा? ये विभिन्न दर्रे हैं भारत के। उत्तर से देखिए, श्वेनकोट्टा तो सबसे दक्षिण में, इसको हमेशा याद रखिए, सबसे दक्षिण में यही दर्रा है, केरल में स्थित है, मुल्लम जिला में श्वेनकोट्टा। तो नक्शे में देख सकते हैं, थाल घाट सबसे ऊपर, फिर भोर घाट, ये दोनों महाराष्ट्र में स्थित है,
फिर पाल घाट ये केरल में ऊपरी भाग में, और इलायची पहाड़ियाँ जो कार्डमम पहाड़ियाँ नीचे हैं दक्षिण में, यहीं पर शेनकोट्टा दर्रा स्थित है। तो ऑप्शन जो होगा सही वो हो जाएगा, थाल सबसे ऊपर था, फिर भोर, फिर पाल और फिर शेनकोट्टा। तो 1 2 3 4 सी इसका उत्तर हो जाएगा। मोलेसिस बेसिन का संबंध है, मोलेसिस बेसिन का संबंध जो है दोस्तों मिजोरम से है। ये दरअसल मिजोरम में जो बेसिन पाया जाता है, जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, वो बहुत ही विखंडीकृत चट्टान के रूप में पाए जाते हैं। तो इन्हीं को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, या गुड़ का बेसिन कहा जाता है, गुड़ के बेसिन कहे जाते हैं। इसके अलावा मिजोरम को रोलिंग माउंटेन की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपतित्व की प्रथा पाई जाती है, अर्थात एक से अधिक पति रखने की प्रथा पाई जाती है? तो वो जनजाति है जौनसारी। जौनसारी जनजाति मुख्यतः उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है, ठीक है। इसी में बहुपतित्व प्रथा पाई जाती है। संथाल जो जनजाति है झारखंड की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। भील ये मध्य भारत की या राजस्थान पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। भील राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं। बकर एक बड़ी जनजाति है भील। बकरवाल की बात करें तो जम्मू कश्मीर में ये मुख्यतः पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर और निचले हिस्से जो हिमाचल प्रदेश में भी बकरवाल की कुछ जनजातियां यहाँ भी पाई जाती है। तो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजाति बकरवाल है। ये विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से जो प्रश्न आते हैं मिलान के लिए, किनकी, कंटन, लॉरेन, बेला, हॉरिजॉन्टले, तो बाकी तीनों तो सही सुमेलित हैं। यही बेला हॉरिजॉन्टले ये याद रखिएगा बेला से कि ब्राजील में स्थित है, ठीक है, ब्राजील में स्थित है। और लौ एस के लिए यह औद्योगिक क्षेत्र प्रसिद्ध है। अर्जेंटीना में नहीं है बल्कि ब्राजील में है, जो कि दक्षिण अमेरिका के एक महत्वपूर्ण देश है। किनकी की बात की जाए तो किनकी जापान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया औद्योगिक क्षेत्र है, और यह जापान का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादन का क्षेत्र है, किनकी नाम से जाना जाता है। कैंटन की बात करें तो यह सिक्यांग जो नदी है जो चीन में बहती है, उसके मुहाने पर, उसके किनारे पे बसा है, और एक प्रमुख बंदरगाह है चीन का, और औद्योगिक क्षेत्र भी है। लॉरेन जो है ये फ्रांस में स्थित है। फ्रांस का महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादन केंद्र भी है, जिसको लॉरेन के नाम से जानते हैं। और बेला हॉरिजॉन्टले ये ब्राजील का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है, ठीक। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये कनाडियन जो नेशनल रेल मार्ग है दोस्तों, अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है। अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होते हैं? जो महाद्वीप के किसी भी महाद्वीप के एक छोर को दूसरे छोर से मिलाते हैं। तो ऐसा सबसे बड़ा जो महाद्वीपीय अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है, या विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग जिसको कह सकते हैं, वह है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सबसे बड़ा कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि बाल्टिक सागर के पास सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि पश्चिमी रूस में स्थित है, पश्चिमी रूस के पास है, रूस के पश्चिमी भाग में, उसको व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है, जो कि पूर्वी भाग है, पूर्वी किनारा है रसिया का। तो व्लादिवोस्टोक को वो सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ता है, जिसको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहते हैं। उसकी लंबाई भी कभी कभी पूछ लेती है, लगभग 9,500 किलोमीटर, 9,232 किलोमीटर लगभग ये लंबा है जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। तो इसी तरह का एक रेल मार्ग है कनाडियन नेशनल रेल मार्ग। यह जो है हैलिफैक्स नगर को वैंकूवर से जोड़ता है, ठीक है। कनाडा के हैलिफैक्स को यह वैंकूवर से जोड़ता है, जिसमें वैंकूवर इसका जो है पश्चिमी किनारा है और हैलिफैक्स जो है इसका पूर्वी किनारा है, ठीक है। अगला प्रश्न है फेल्लाह संबंधित है। फेल्लाह ये किसके लिए यूज किया था शब्द? तो जो इसका उत्तर होगा दोस्तों, अफ्रीका के नील नदी घाटी में रहने वाले कृषकों को ही फेल्लाह कहते हैं। नील नदी, इसके बारे में हमने आपको कई बार बताया कि संसार की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नहीं है, सबसे विशाल नदी अमेजन नदी है, जो कि दक्षिण अमेरिका की नदी है। नील नदी सबसे लंबी दूरी तय करने में सबसे लंबी नदी है विश्व की, ठीक है। और ये युगांडा और बुरुंडी से निकलती है, सूडान एवं मिस्र में बहती हुई भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और इसी नील नदी पर ही अस्वान बांध नामक अफ्रीका का सबसे ऊंचा
बाद भी स्थित है, जिसको अक्सर जो है एग्जाम से पूछा जाता है। अस्वान बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी पे। निम्नलिखित में से किसे बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है? बाल्टिक सागर की कुंजी, देखिए किस देश को कौन सा प्राकृतिक या भौगोलिक उपनाम से जाना जाता है, इससे प्रश्न जरूर आता है यूपीपीएससी में। तो इसके लिए तो हमारा जो वीडियो है विश्व भूगोल का जो कंप्लीट है, 2-3 घंटे में हमने कंप्लीट किया है, उसको आप अवश्य देखें। उसमें तो सब कुछ छूटा नहीं है, सब कुछ मैंने बता दिया है। उससे बाहर फैक्ट तो बिल्कुल नहीं आना आपका, बाकी कॉन्सेप्ट इन सब वीडियोज में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बाल्टिक सागर की कुंजी कोपेनहेगन कहते हैं, ठीक है, जो कि डेनमार्क की राजधानी भी है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को बाल्टिक सागर की कुंजी की संज्ञा दी जाती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड, वो डेनमार्क का ही भाग है, डेनमार्क का ही उस पर अधिकार है, ठीक है। इसके अलावा अन्य देश जो दिए हैं, माल्टा भी भूमध्य सागर में स्थित है, भूमध्य सागर किनारे स्थित एक देश है। मोनाको की बात करें तो मोनाको को अगर यहां से प्रश्न कुछ बन सकता है तो पहला प्रश्न तो यही कि यहां पर किस फसल की खेती की जाती है। तो मोनाको ऐसा राष्ट्र है जहां पे सिर्फ एक ही फसल, उसका नाम है गन्ना, उसी की खेती की जाती है और फ्रांसीसी क्षेत्र के अधीन ये आता है मोनाको जो है। आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड की राजधानी है रेक्जाविक, और रेक्जाविक विश्व की सबसे उत्तर में स्थित राजधानी भी है, आइसलैंड की राजधानी है वो। और आइसलैंड को मध्य रात्रि का सूर्य की संज्ञा भी कहते हैं, मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप भी आइसलैंड को कहा जाता है। अगला, कारगंडा की कोयला खदानें किस देश में स्थित हैं? बहुत प्रसिद्ध है कारगंडा, तो एक नगर भी है, कहां का? कजाकिस्तान का, कारगंडा बोलते हैं उसको। तो कजाकिस्तान का चौथा प्रमुख शहर भी है और कोयले के लिए विश्व प्रसिद्ध है कारगंडा की कोयले खदानें। कजाकिस्तान के बारे में मैंने आपको बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित या भू आबद्ध देश है कजाकिस्तान। दिए गए किसी कोर्स से जुड़ना हो तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, डिटेल्स मांग सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम फुल कोर्स से। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप प्लस कोर्सेज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चाहे आप यूपीपीएससी की तैयारी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ, यूपीपीसीएस या यूपीट्रिपलएससी में लेखपाल या फिर अन्य जो वैकेंसीज आती हैं ग्रुप सी की, सब इंस्पेक्टर यूपीएसआई की तैयारी, मतलब कोई भी तैयारी आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं या फिर यूपीएससी करना चाहते हैं, बीपीएससी करना चाहते हैं, एमपीपीएससी करना चाहते हैं, राजस्थान भी, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे एनडीए करना चाहते हैं, जो भी आप A to Z कोर्स करना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का आपको दिया रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, जैसे यूपीपीएससी यूपीट्रिपलएससी का सब्सक्रिप्शन लेना हुआ तो वहाँ पर जितना भी है आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वहाँ पर लिखे मिल जाएंगे। कंटिन्यू करने पे आपको यहाँ पर रेफरल कोड डालने के लिए आएगा और रेफरल कोड में आपको UD10 यूज़ करना है। आप 1 साल या 2 साल या जितनी मंथ की आप लेना चाहते हो ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर है। उतने समय के लिए वो मतलब वो जैसे आप यूपीपीएससी यूपीट्रिपलएससी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये आपकी सीट रिजर्व हो जाती है। कोई भी क्लास, लाइव क्लास आई हुई या फिर आने वाली, वो आप ले सकते हैं। सबसे बढ़िया फ़ायदा यहाँ होता है कि एक टाइम लिमिट में, एक टाइम पीरियड में, निश्चित टाइम पीरियड में कोई सब्जेक्ट समाप्त होता है और आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ऑप्शनल हो या फिर जीएस के सब्जेक्ट हो, प्री मेंस सब कर सकते हैं। क्विज, टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन आप ले सकते हो किसी भी समय, ठीक है ना। तो ये आप चाहें तो ले सकते हैं। UD10 ये रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि तब आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी आपको जो मूल्य रहेगा उसमें भी। और 1 वर्ष 2 वर्ष के आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस अगर देखें तो 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन चार्ज लेना आपके लिए बहुत ही सही पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। तो आप जब भी लीजिए 2 वर्ष का लीजिए, मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा। तो जो लोग ले चुके हैं ऑलरेडी वो हमको 9453775039 पे संपर्क कर लें, ठीक है। हम आपको इसके बारे में कोई भी अगर डाउट होता है तो हम आपको बताएंगे। बाकी अगर कोई आपके डाउट्स हों तो आप हमको बता सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।